नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जो है वो 14 नवंबर को यहाँ पर शेड्यूल है। तो यहाँ पर हम एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हम रोज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उन क्वेश्चंस के थ्रू जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सीरीज यहाँ पर होगी, इसमें हम करंट अफेयर को टारगेट करेंगे, है ना। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर टॉपिक है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे नॉर्मल करंट अफेयर हो, वो सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर सीरीज के तहत यहाँ पर कवर होंगी। तो इसमें आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे। जितने भी सेक्शन यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर होती हुई दिखाई देगी। तो आज हमारा ये डे नंबर 1 है, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, आप सभी लोग जो है इसका आंसर मार्क करिएगा। उसके बाद फर्स्ट का आंसर आपने क्या लगाया, सेकंड का आंसर क्या लगाया, और लास्ट में ये भी देखिएगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए। और इसकी जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। बाकी आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वहां पर भी कई सारे कोर्सेज हैं। एसएसबी का भी कोर्स यहाँ पर है, जो जिसके थ्रू आप अपने एसएसबी वगैरह की भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ये रही आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली बात यहां पर बोली जा रही है कि द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स द ग्रोथ इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडेक्स होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो ये बताता है कि जो कोर सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं हमारी, उनमें कितनी ग्रोथ है। इस बात को यहां पर आईआईपी के तहत यहां पर प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात, द आईआईपी इज कंपाइल्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो एनएसओ है उसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। और तीसरी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द कोर सेक्टर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको सही देखने को मिल रहा है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। तो अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर क्या है कि जो भी स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं, हो सकता है कि आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दो चीजें आपको पता हो। तो हमें जितनी नॉलेज है ना, उसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर सही करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो है कौन सी, है ना। मतलब ये जो है, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री है, कौन सी नहीं है। तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनके वेटेज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, जैसे क्या होता है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हमारे देश में काम करती हैं, वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 40.27% जो यहाँ पर टोटल वेटेज होता है, वो किसका है, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बात जो है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसका जो यहाँ पर जो आईआईपी होता है, इसमें जो टोटल वेटेज आपको देखने को मिलेगा, वो वेटेज यहाँ पर कितना होता है, ये आपको मिलेगा 40.27%। मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा आईआईपी में देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे, तो जैसे पहली अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैंने एक कोर इंडस्ट्रीज का नाम लिखा है जिसका नाम है रिफाइनरी, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हो गया। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये आपको स्टील यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, ये स्टील हो गया। फिर उसके बाद ये कोल जो है वो चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर पर जो इंडस्ट्री है इसका नाम है क्रूड ऑयल, ठीक है, ये पांचवें नंबर पर क्रूड ऑयल हो गया। फिर उसके बाद 6 नंबर पर जो है ये नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेचुरल गैस। 7वें नंबर पर जो है ये आपको सीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 8th नंबर पर जो है ये आपको फर्टिलाइजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो वेटेज है ना, वो यहाँ पर क्या है कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब आईआईपी में जो टोटल यहाँ पर आप ये देखेंगे, तो कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है वो 40.27% है। अब इस 40.27% में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसका है, वो रिफाइनरी का है। बात समझ में आ गई। तो रिफाइनरी का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है।
तो इसको याद करने का तरीका आप यहाँ पर RES के नाम से याद रख सकते हो। कभी कभी क्या हो सकता है कि इसको भी आपको अरेंज करने को पेपर में दे देंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इसमें अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द कोर सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो IIP यहां पर होता है ये कौन कंपाइल करता है, तो IIP जो कंपाइल करता है ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको NSO हम यहां पर कहते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि पहले जो यहाँ पर CSO होता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके 2019-20 में NSO को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। और इसकी मिनिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये इसकी मिनिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत ये आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इसको यहाँ पर जो कंपाइल करता है वो कौन करता है? ये NSO ही यहाँ पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमको एक चीज यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भाई इनमें से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे ना तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में सही हो जाएंगे। तो पूरी डिटेल पता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि आप एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख सकते हैं कि IIP जो है ना उसका बेस ईयर क्या होता है, मतलब किस बेस के बेसिस पे इसमें ग्रोथ हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो 2011 और 12 का बेस है जिसके बेसिस पे ये यहाँ पर चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हमारा सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि ये जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज यहाँ पर होती हैं उनकी ग्रोथ को मेजर करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंगोलिन्स, ठीक है। तो पेंगोलिन्स से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहली बात हो रही है कि पेंगोलिन्स आर एंटीएटर्स फाउंड इन द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ऑल द 7 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडियन पेंगोलिन इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो अब ये क्या है कि पेंगोलिन जो है ना वो यहाँ पर आपको न्यूज में आता हुआ दिखाई दिया और इस वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो पेंगोलिन यहाँ पर होता है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो पेंगोलिन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको स्केली एंटीएटर भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्केली एंटीएटर। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पेंगोलिन की आपको फोटो देखने को मिले तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, पेंगोलिन की फोटो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 7 स्पीसीज जो हैं वो पूरे दुनिया में आपको पेंगोलिन को देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर क्या है कि ऑल दी 7 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन्स आर फाउंड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि पेंगोलिन की 2 स्पीसीज जो हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? वो इंडिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सातों जो है वो यहां पर नहीं होती हैं, केवल 2 स्पीसीज हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कौन कौन सा एक आपको जो देखने को मिलेगा, एक होता है आपका इंडियन पेंगोलिन, ठीक है, एक इंडियन पेंगोलिन है, और दूसरा जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दूसरा होता है आपका चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है। तो ये दोनों पेंगोलिन जो होते हैं वो भारत में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो अगर आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी पता रहेगी तो आप ऑप्शंस को यहां पर एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि ये कहां पर मिलेंगे तो देखिए, पेंगोलिन्स आर एंटीएटर्स फाउंड इन द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है कि देखिए, हिमालय में भी अगर हम बात करेंगे ना तो साउथ हिमालय वाला जो रीजन यहां पर है, ठीक है, जो साउथ हिमालय वाला आपको पार्ट देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ये पूरा का पूरा पेंगोलिन जो है वो देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आसाम और जो ईस्टर्न हिमालयाज वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे इस ये वाली की बात अगर हम करेंगे तो ये आपको आसाम में और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है या नॉर्थ ईस्ट हिमालयन जो रीजन है वहां पर आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ये वाली चीज जो है इंडियन पेंगोलिन ये साउथ हिमालय में आपको देखने को मिलेगा, और चाइनीज जो पेंगोलिन है ये आपको आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हिमालय का है वहां पर आपको देखने को मिलेगा।
तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। अब पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है ना। और उसके बाद अगर आप दूसरी चीज यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे IUCN है ना, IUCN के बारे में अगर हम देखें तो IUCN क्या होता है भाई, जो कंजर्वेशन वगैरह के लिए यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड में। ग्लैंड कहां पर है, ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। तो इंडियन जो पेंगुलिन है इसको इंडेंजर्ड यहां पर जो है वो डिक्लेयर किया गया है, मतलब इंडेंजर्ड मतलब इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, तो ये बात यहां पर बताई गई है और इस वजह से इसको इंडेंजर्ड यहां पर डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, एक बात आपको यहां पर ये ध्यान रखनी है, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं साइट्स, है ना, CITES। साइट्स बेसिकली यहां पर क्या होता है कि साइट्स मतलब होता है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके अपेंडिक्स 1 में है। तो अपेंडिक्स 1 में जो यहां पर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जो यहां पर एनिमल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उनको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और उसके बाद अगर आप यहां पर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आपको एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो यहां पर कौन से ईयर का है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 1972 का है और इसके यहां पर शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो यहां पर इनको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में है ये। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इससे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए यहां पर कवर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गुड ओजोन इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। दूसरी बात, द गुड ओजोन प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द ग्राउंड लेवल ओजोन इज प्रोड्यूस्ड when nitrogen oxides and volatile organic compounds react in sunlight and stagnant air। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से आप ये कोशिश करिए कि कितने ऑप्शंस जो है वो आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर देखोगे तो इसमें बोला गया है कि जो यहां पर हमारा ओजोन होता है वो यहां पर क्या है कि वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, जबकि देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या है कि ये लोवेस्ट लेयर है। हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वायु वातावरण है, या जिसको आप एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, तो उसकी ये लोवेस्ट जो लेयर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर आपको अर्थ के जो भी यहां पर वेदर फिनोमिना वगैरह होते हैं वो चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन ओजोन जो है ना वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, वो कहां पर है, वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन देखो कितनी यूजफुल यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अगर आपको इतना भी पता होगा तो देखो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इसमें क्या है कि ट्रोपोस्फेयर में जो है वो ओजोन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी गुड ओजोन जो है वो यहां पर क्या करता है कि वो आपको यहां पर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन यहां पर होते हैं हार्मफुल, उससे यहां पर बचाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन यहां पर होता है, तो याद रखिएगा ग्राउंड लेवल जो यहां पर ओजोन है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसको रेस्पिरेटरी वगैरह, जिसको अस्थमा वगैरह है, उनके लिए ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो बहुत खराब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये कलरलेस होता है, सबसे पहली बात, है ना, ये कलरलेस है। और दूसरी बात यहां पर ये हाईली इरिटेटिंग यहां पर गैस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, हाईली इरिटेटिंग, ठीक है, ये गैस आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसको हम जो है इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी यहां पर कहते हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो भी यहां पर उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और याद रखिएगा जब इसमें क्या होता है कि जो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब यहां पर रिएक्ट करते हैं, है ना, कहां पर, सनलाइट में, और स्टैग्नेंट जो यहां पर एयर होती है, तब यहां पर क्या होता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। याद रखिएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तब बनते हैं
जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये रिएक्ट करके ग्राउंड लेवल ओजोन यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। पहला दिया हुआ है कि यूएनएससी इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द यूएन empowered to make decision that member states are then obligated to implement under the charter। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि any member of the United Nation can participate at the UNSC discussion। तीसरा दिया हुआ है कि the decisions at the UNSC are taken on the basis of the majority votes of the members। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट होते हैं और 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। और इंडिया जो है वो अभी यहां पर एंटर हुआ है, नॉन परमानेंट मेंबर की सीट इसको यहां पर मिली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो यहाँ पर टेन्यूर होता है वो कितने साल का होता है, वो 2 साल का टेन्यूर होता है। ठीक है, अभी इंडिया ने जो है वो जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसकी प्रेसिडेंटशिप भी जो है अगस्त के महीने में यहाँ पर करी थी, और अगली बार जो करेगा वो दिसंबर में करेगा 2022 में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो दिसंबर 2022 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यूएनएससी जो है वो एक ओनली ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, जो कि जिसको यहाँ पर इंपावर किया गया है कि भाई वो डिसीजन मेक बना सकते हैं। दैट मेंबर स्टेट आर देन ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट अंडर द चार्टर। मतलब कि चार्टर के तहत यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना जो है वो जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वालों को ये इंपावरमेंट यहाँ पर दी गई है। सो राइट आंसर इसका पहला जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर हेडक्वार्टर देखेंगे या जिसको हम सेक्रेटरिएट करते हैं तो वो आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा जो कि यूएसए में है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर बोली जा रही है कि एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन पार्टिसिपेट एट द यूएनएससी डिस्कशन। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि मतलब यहां पर सिंपल सी बात यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें यहां पर बोला गया है कि जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें यहां पर क्या है कि जैसे कई बार यहां पर लोगों को लगता है कि भाई अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डिस्कशन है तो इसमें केवल वही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे जो यूएनएससी के मेंबर है, मतलब 5+10। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बस उनको वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं होते, मतलब वोट वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बाकी पार्टिसिपेट अगर वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरी बात बोली जा रही है कि डिसीजन एट द यूएनएससी आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट्स ऑफ मेंबर। ठीक है, मतलब कि मेजॉरिटी वोट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो यहां पर क्या होता है कि एक आपको ये चीज समझना है, तो यहां पर क्या है कि मेजॉरिटी से नहीं होता है। पहली बात यहां पर क्या है कि वीटो पावर के बारे में आपको ध्यान रखना है ना। वीटो पावर जो होता है वो किसके पास होता है, वीटो पावर जो है ये आपको जो परमानेंट 5 यहां पर कंट्रीज है उनके पास है। अगर इन्होंने में से किसी ने भी यहां पर मना कर दिया तो फिर वो चीज यहां पर फाइनल नहीं होगी। ठीक है, बाकी दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स यहां पर कंपलसरी होता है। मतलब कि अगर जो भी टोटल मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। ठीक है, तो जो भी यहां पर आपको टोटल मेंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसमें से अगर 9 लोगों ने यहां पर उस चीज के लिए हाँ बोल दिया तो वो चीज यहां पर फाइनल हो जाएगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर परमानेंट 5 जो यहां पर कंट्रीज हैं इनमें से किसी ने भी यहां पर वीटो का प्रयोग कर दिया या उन्होंने मना कर दिया तो यहां पर क्या होगा कि वो चीज फाइनल नहीं होगी। तो यहां पर मेजॉरिटी वोट्स ऑफ मेंबर के बेसिस पे यहां पर कोई चीज फाइनल नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। सो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ई रूपी, है ना। तो ई रूपी जो है वो अभी लेटेस्ट में यहां पर लॉन्च किया गया था, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला यहां पर दिया हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग सर्विस अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। द प्राइवेट सेक्टर कैन लिवरेज इट एज पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। तो आपको बताना है कि इनमें से यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ठीक है, बेसिकली अगर हम यहां पर देखेंगे ना तो ई रूपी जो है ना ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है।
ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि ये क्या है कि ये आपका एक वाउचर बेस्ड जो है वो आपको पेमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब पेमेंट जो है वो तो क्या होगा कि वो आपका रुपी में ही होगा, लेकिन एक वाउचर यहां पर होगा, उसके बेसिस पे फिर आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये वर्चुअल करेंसी नहीं है, जबकि मतलब उसी की तरीके का है, लेकिन ये वर्चुअल करेंसी नहीं है, ये एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहां पर क्या है कि ये जो है वर्चुअल करेंसी नहीं है ना, ये एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि मतलब जो भी यहां पर अलग अलग तरीके की स्कीम्स वगैरह होती हैं, है ना, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह हो गया, तो उसमें यहां पर क्या है कि जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी और इस वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत वो सारी चीजें फुलफिल करी जा सकती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है उनको यहां पर ये बोला जा रहा है कि पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय वेलफेयर, है ना, और इसको सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरह भी यहां पर ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और पहला जो आपका ऑप्शन है वो यहां पर गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस आप थोड़ी बहुत भी अगर याद रखोगे ना तो पेपर में उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर पता होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द लाइट पॉल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, लाइट पॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको यहां पर दिए गए हैं। पहली बात, स्काई ग्लो इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट पॉल्यूशन, इट हैज इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ एंड द क्लाइमेट। ठीक है, अब यहां पर हमको सबसे पहले ये समझना है कि भाई यहां पर इसका मतलब यहां पर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर क्या कर रहे हो कि जैसे आर्टिफिशियल लाइट होती है, अब जैसे सन की लाइट क्या है कि आर्टिफिशियल नहीं है ना, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि जो आर्टिफिशियल लाइट होते हैं, बड़े बड़े बल्ब वगैरह हम यहां पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल लाइट हो गया। जब आप आर्टिफिशियल लाइट का बहुत मात्रा में यूज करते हो, है ना, या इन अप्रोप्रिएट तरीके से या फिर एक्सेसिव तरीके से यहां पर करते हो, तो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से यहां पर आपको लाइट पॉल्यूशन जो है वो यहां पर देखने को मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जब आप यहां पर आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, एक्सेसिव कर रहे हैं, इन अप्रोप्रिएट तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीजें यहां पर क्या होती हैं, वो आपको लाइट पॉल्यूशन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे ये स्काई ग्लो होता है ना, स्काई ग्लो क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक ओमनी प्रेजेंट यहां पर शीट होती है, मतलब कि जैसे लाइट नहीं होती, जैसे हम दूर से ही देख लेते हैं कि बहुत लाइट यहां पर है ना, आसमान में उसकी एक शीट जैसी आपको देखने को मिलती है। तो स्काई ग्लो बेसिकली यहां पर क्या है कि एक लाइट जो है नाइट स्काई में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ये चीजें हैं, स्काई ग्लो के साथ और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर क्या है, ठीक है, जैसे ग्लेयर भी होता है। ग्लेयर बेसिकली क्या है कि ग्लेयर में बहुत ज्यादा यहां पर ब्राइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से विजुअल यहां पर डिस्कंफर्ट होता है ना, स्काई ग्लो हो गया। फिर उसके बाद लाइट ट्रेसपास यहां पर हो गया। ठीक है, लाइट ट्रेसपास बेसिकली क्या होता है कि ऐसी जगह पर लाइट का होना जहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, तो लाइट ट्रेसपास भी जो है वो इसी का एक एग्जांपल है ना। उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्लटर होता है। क्लटर बेसिकली यहां पर क्या है कि जैसे बहुत सारी लाइट्स वगैरह जब यहां पर मिल जाती हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर चीजों का प्रेजेंट होना या एक्सेसिव ग्रुपिंग जो लाइट सोर्सेज की होती हैं उनको हम कहते हैं। तो स्काई ग्लो जो है वो एक तरीके का कंपोनेंट होता है लाइट पॉल्यूशन का, ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अब यहां पर क्या है कि अर्थ जैसे है, ठीक है, अर्थ में आपको सुबह और रात इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो लाइट का एक पैटर्न है ना, मतलब एक सस्टेनिंग बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो अब आप यहां पर ये देखेंगे कि जो अगर इस तरीके से यहां पर ये लाइट पॉल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो इससे यहां पर क्या होगा कि आप रात में सो रहे हैं, है ना, फिर एकदम से लाइट वगैरह जल गई, तो डे नाइट जो साइकिल होती है ना वो यहां पर क्या करती है कि थोड़ा गड़बड़ करेगी, वो ह्यूमंस में भी करेगी, वाइल्ड लाइफ में भी करेगी, और क्लाइमेट में भी इसका इंपैक्ट जो है एडवर्स यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू एड्रेस विटामिन डेफिशिएंसी इन कंज्यूमर्स। इट वाज लॉन्च्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद FAO, जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपके सही हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो मिल्क फोर्टिफिकेशन यहां पर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको यहां पर किस लिए किया गया है लॉन्च, इसको यहां पर इसलिए लॉन्च किया गया है
ताकि जो यहाँ पर विटामिन डेफिशिएंसी होती है यहाँ पर कंज्यूमर्स में, ठीक है, उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाए। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है, मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो ये है, टू एड्रेस विटामिन डेफिशिएंसी इन कंज्यूमर्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके के मिल्क वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे मिल्क वगैरह जो है उनको फोर्टिफाई किया जा रहा है। फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो चीजें यहाँ पर मिल्क वगैरह में कम होती हैं, ठीक है, उन चीजों को यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है ना, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके कि जो भी यहाँ पर विटामिन वगैरह की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें, उसको हम यहाँ पर फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि यहां पर बोला गया है कि इट वाज लॉन्च बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद FAO। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है, ये NDDB ने यहां पर लॉन्च किया है, प्लस यहां पर वर्ल्ड बैंक ने यहां पर लॉन्च किया है, प्लस अगर बात करेंगे तो टाटा ट्रस्ट। ठीक है, ये हो गए आपके टाटा ट्रस्ट, इन सभी लोगों ने यहां पर क्या है कि इसको मिलकर लॉन्च किया है। NDDB के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको जो है वो वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, और टाटा ट्रस्ट जो है वो भी आपको चीजें ये देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अच्छा, एक बात इसमें यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्टिफिकेशन यहां पर किया जाएगा ना, तो फोर्टिफिकेशन में NDDB जो है और उसके बाद FSSAI जो है उसने जो यहाँ पर SOPs मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती हैं उनके बेसिस पे होता है। फोर्टिफिकेशन मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर यहाँ पर कम है ना, मतलब नेचुरली वो यहाँ पर कम मिल रही है, तो उन चीजों को ऐड करके वो जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मिल्क की, उसको यहाँ पर क्या करना, उसको जो है वो यहाँ पर मेंटेन करना। ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। सो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में यहां पर आपको बताना है कि इसका जो हमारा, ठीक है, यहां पर स्टेटमेंट है वो क्या है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप एक चीज ये भी देख लेना कि ये जो चीज यहां पर स्टार्ट करी गई थी ना, इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि जो ट्रांसजेनिक यहां पर क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, बीटी ब्रिंजल इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप अलाउड इन इंडिया। बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक प्रोटीन अगेंस्ट द पेस्ट कॉल्ड पिंक बॉलवर्म। द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन DMH11 मस्टर्ड इनेबल्ड सेल्फ पॉलिनेशन इन द क्रॉप। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, वो यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, ट्रांसजेनिक जो यहां पर क्रॉप होती है ना, इनको अगर आपने देखा होगा तो इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती है उस नाम से भी यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो सुना होगा, हो सकता है कि ट्रांसजेनिक ना सुना हो। तो यहां पर क्या है कि इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह यहां पर किया जा सकता है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का यहां पर यूज होता है उसके बेसिस पे उसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो यहां पर इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि इसमें बोला गया है कि बीटी ब्रिंजल इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप अलाउड इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन जो है इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसको इंडिया में यहां पर अलाउ किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है कि बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन अगेंस्ट द पेस्ट कॉल्ड पिंक बॉलवर्म। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें से अगर हम क्या करेंगे कि मतलब अगर मान लीजिए कि जो बीटी होता है, बीटी का वैसे फुल फॉर्म भी होता है बैकुलस थुरिंजिनेसिस, जो है इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या करता है कि ये जो है ये क्रॉप ये अलाउ करता है, अलाउज द क्रॉप कि भाई आप अपना प्रोटीन टॉक्सिक जो है वो यहां पर बना लीजिए, है ना, जिसको हम कॉमन पेस्ट बोलते हैं पिंक बॉलवर्म, है ना, उसके अगेंस्ट यहां पर प्रोड्यूस करिए टॉक्सिक प्रोटीन, तो इससे अपनी सुरक्षा जो है वो यहां पर आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। तीसरी बात है द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज DMH11 मस्टर्ड इनेबल्ड सेल्फ पॉलिनेशन इन द क्रॉप। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं आएगा, यहां पर जो चीज आएगी यहां पर क्या होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहां पर क्या होता है, ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन जो है उस चीज को यहां पर इनेबल करता है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका
तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बीटी ब्रिंजल भी जो है जीन जो है वो अलाउ करता है प्लांट टू रेजिस्ट अटैक ऑफ फ्रूट, है ना, ये सब भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में अलाउ है ना। और यहाँ पर क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक प्रोटीन, ठीक है, अगेंस्ट द पेस्ट कॉल्ड पिंक बॉलवॉर्म, है ना। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट यहाँ पर है वो कौन सा है, वो दूसरा है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहां पर दिया गया है कि हल्दीबारी चिलहाटी रेल रूट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, इट कनेक्ट्स इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हल्दीबारी चिलाहाटी जो है ये एक रेल रूट है, ये कौन कौन सी कंट्री को, इंडिया को कौन सी कंट्री से जो है वो यहां पर कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो अब यहां पर क्या है कि बेसिकली यहां पर जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जो मालगाड़ी होती है ना, जिसको हम फ्रेट रूट यहां पर कहते हैं, ठीक है, वो चीज यहां पर स्टार्ट करी गई है ना। काफी समय के बाद इसको जो है दोबारा रीस्टोर यहां पर किया गया है। तो ये जो चिहलहाटी, ये तो इंडिया में है, हल्दीबारी जो है ये इंडिया में है, और यहां पर जो एक चिहलहाटी आपको देखने को मिलेगा ये आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और करीब मतलब आफ्टर 50 ईयर्स के बाद जो है ये चीजें जो है वो दोबारा यहां पर स्टार्ट करी गई हैं, ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स से। और उसके बाद यहां पर ये कह सकते हैं कि 1965 तक आप यहां पर ये कह सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं 1965 तक यहां पर जो था ये एक्टिव था, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर ये बंद हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा इसको यहां पर स्टार्ट किया गया है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो जो स्टेट यहां पर कनेक्ट होंगे, इसमें एक आपको आसाम देखने को मिलेगा और उसके बाद एक वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट यहां पर कनेक्ट होंगे और इसको बांग्लादेश से यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। सो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। यहां पर बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। यहां पर बोला गया है कि हाइपर विटामिनोसिस, टॉक्सिसिटी, लॉस ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी, विच ऑफ the above effect can be termed as an adverse impact of food fortification, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो कौन सा होगा। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है वो होता क्या है, ठीक है। जो फूड फोर्टिफिकेशन यहां पर होता है, ठीक है, वो होता क्या है। अभी जैसे मैंने मिल्क के बारे में आपको बताया ना, तो उसी तरीके से यहां पर क्या है, ये फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि फूड फोर्टिफिकेशन जैसे होता है कि यहां पर क्या होता है कि जैसे आप यहां पर क्या कर सकते हो कि फूड फोर्टिफिकेशन के तहत जो भी यहां पर विटामिन वगैरह होते हैं, है ना, आपका जो विटामिन वगैरह होता है ना, या जो आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हो कि जो नॉर्मल हमारा खाना होता है ना, उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। जैसे एनीमिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि अलग सी चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स वगैरह को ऐड करना ये फूड फोर्टिफिकेशन यहाँ पर कहलाता है। और अभी यहाँ पर लेटेस्ट एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें ये बोला गया है कि एनीमिया और विटामिन जो है ना, विटामिन ए, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको ओवर डायग्नोस्ड यहां पर कर दिया गया है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब ओवर डायग्नोस्ड यहां पर हो जाता है चीजें, तो वो चीज यहां पर क्या कहलाती है, उसको हम हाइपर विटामिनोसिस यहां पर जो है वो कहते हैं। मतलब ये चीज जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब यहां पर हाइपर विटामिनोसिस मतलब यहां पर ये हुआ कि विटामिन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका लेवल जो है ये बहुत ज्यादा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह से यहां पर काफी सारी चीजें हैं, जैसे ओवर एक्साइटमेंट हो गया, है ना, इरिटेबिलिटी हो गया, टॉक्सिसिटी वगैरह भी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद टॉक्सिसिटी भी जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट मतलब कि टॉक्सिसिटी भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जैसे डाइटरी जो डाइवर्सिटी यहां पर होती है ना, वो भी यहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही तरीके की चीजें जो है वो बार बार यहां पर कर रहे हैं, विटामिन या मिनरल्स ही बार बार यहां पर ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी डाइटरी डाइवर्सिटी है
जो कि ज्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो उतनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगी, है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसकी वजह से फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन वगैरह से अगर बचना है तो हमें अपनी डाइट को जो है वो बहुत डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इन तीनों प्रॉब्लम जो है ये फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से जो इसका एडवर्स इंपैक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कितना स्कोर यहाँ पर रहा, मतलब 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए। और काफी सारी नई चीजें आपको जरूर सीखने को यहाँ पर मिली होंगी, है ना। और अभी हमने यहाँ पर एक डीएनए सेशन जो है वो अक्टूबर मंथ का यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करता हूं। एक्सक्यूज मी। दूसरी बात, अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर को प्रिपेयर करना चाहते हैं 2021 के, ठीक है, तो वो कोर्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर देख सकते हैं। बाकी हमारा एसएसबी प्रिपरेशन का जो कोर्स है वो आज से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ पर ये क्लासेस जो है वो होती हैं, उसी टाइम पर ये क्लासेस यहाँ पर होने वाली हैं। तो जिनको भी अपनी एसएसबी वगैरह की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है तो वो लोग भी इस कोर्स से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। अगर किसी तरीके का कोई डाउट वगैरह होता है आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप के थ्रू भी आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।